स्वागत है दोस्तों आपका जीत क्लासेस में, जहां हम पढ़ाते नहीं सिखाते हैं। मैं सुजीत सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक ऐसे मंच पे जहां हम हर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करा रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएसआई हो या आने वाले एग्जाम यूपी के लेखपाल हो गया, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया। हम इस प्लेटफॉर्म पे एक अलग तरीके से तैयारी करा रहे हैं जिसका सिर्फ बेस होगा प्रैक्टिस, क्योंकि कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ये तीसरा सीरीज है आपके क्वेश्चन बेस्ड प्रैक्टिस का, ये थर्ड सेट है और होप कि आप 2 सेट पीछे देख सकेंगे, या फिर अगर आपने नहीं देखा होगा, आप नए सब्सक्राइबर हैं तो आप पीछे जाके जो प्लेलिस्ट में मेरे दोनों सेट हैं उसको देखिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि हर क्वेश्चन को ब्रीफली एक्सप्लेन करके बताया जा रहा है, तो हर क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ें ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा आप परफेक्ट हो सकें। ठीक है, तो शुरू करते हैं तीसरा सेट। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि करीबा बांध किस नदी पर स्थित है। देखिए, बांध क्या है कि बांध हम बिल्ड करते हैं, यानी डैम। हम बांध बनाते हैं नदियों के रास्तों पे, नदियों की पानियों को रोक कर हम जब बांध बनाते हैं तो वहां क्या करते हैं, हम पानी इकट्ठा करते हैं, और पानी इकट्ठा करने के बाद हम उसमें कुछ नए बिल्डअप करते हैं। जैसे कि पानी इकट्ठा होने के लिए हम वहाँ पे फिशिंग ऑक्यूपेशन जनरेट कर सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट कर सकते हैं, पास जो निकट गांव होता है हम वहाँ के लोगों को रोजगार प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ के लोगों को हम मतलब अगर हम मछली का प्रोडक्शन वहाँ करें तो वो बेहतर होता है। प्लस कभी आकस्मिक तौर पे अगर पानी की जरूरत पड़ी तो हम वहाँ से सप्लाई दे सकते हैं, इसलिए हम बांध का निर्माण करते हैं। हालांकि इसमें दिया है करीबा बांध किस नदी पर स्थित है, तो ठीक है, करीबा बांध देखिए जो ऑप्शन में दिए गए नाइजर नदी है, नील नदी है, नील नदी और जाम्बेजी नदी है। ये सारे नदी आपके अफ्रीका महाद्वीप के हैं। जो नाइजर नदी है ये अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर स्थित है, जहां नाइजीरिया है, बुर्किना फासो देश है। ये इस नाइजर नदी पर आपका कांजी डैम स्थित है। ठीक है, कांजी बांध स्थित है, तो करीबा बांध तो इस पर नहीं हुआ। ब्लू नील, याद रखिएगा, नील जो दुनिया की सबसे लंबी नदी है, ये सूडान से होते हुए इजिप्ट से होते हुए बहती है। इसकी एक शाखा है ब्लू नील नदी, ये सहायक नदी है। इसकी एक और शाखा है व्हाइट नील, ठीक है, यानी सफेद नील। ये दोनों ब्लू नील और व्हाइट नील दोनों अटबारा में मिलते हैं नील नदी को और मिलके नील नदी बनाते हैं। ठीक है, तो ब्लू नील पे जो डैम है यानी बांध है वो सेनार बांध है, और नील नदी पे जो बांध है वो है आपका आसवान बांध। ठीक है, तो याद रखिएगा, नाइजर नदी पर कांजी बांध, ब्लू नील नदी पर आपका सिनार डाम और नील नदी पर आपका आसवान डाम। ठीक है, जाम्बेजी नदी पर जो है वो है आपका करीबा बांध है। अब ये जाम्बेजी नदी कहाँ स्थित है, तो जाम्बेजी नदी आपके अफ्रीका के निचले महाद्वीप में, जहां जिम्बाब्वे है, और जिम्बाब्वे जाम्बिया वो देश है आपका, वहां पे स्थित है जाम्बेजी नदी, और वहां जाम्बेजी नदी पर ये करीबा बांध स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 11 की अवधि में देश की जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत क्या था। देखिए, जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत मतलब क्या होता है कि अगर 2001 में जो जनसंख्या थी उसकी कितनी गुनी जनसंख्या बढ़ी है 2011 में, ये होता है जनसंख्या वृद्धि। तो देखिए ऑप्शन है 24.80। देखिए इतना तो नहीं बढ़ा था, क्योंककि ये आज तक का सर्वाधिक वृद्धि जनगणना है। 24.80 जो ये सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई थी वो सन 1961 और 71 के बीच ये जनसंख्या सबसे ज्यादा बढ़ी थी। यानी 24.80 जो जनसंख्या प्रतिशत बढ़ी है ये 1961 और 71 की जनसंख्या बढ़ी थी। 21.54 ये जो रेट था आपका, ये भारत के पिछले दशक का है, मतलब 1991 से लेके 2001 में जो बढ़ोतरी हुई थी वो है आपका 21.54%। ठीक है, जो 2001 से और 11 के बीच में जनगणना के अनुसार जो वृद्धि हुई है वो है आपका 17.70%। ठीक है, 17.70% की वृद्धि दर्ज की गई थी 2001 से 11 के बीच में। अब देखिए, ये तो हो गया आंसर आपका। जनसंख्या की बात आई है तो एक चीज याद रखिएगा कि पहली बार जो जनगणना हुआ था वो शुरू हुआ था 1872 में लॉर्ड मयो के सेशन में। ठीक है, यानी लॉर्ड मयो ने शुरू किया था पहली बार जनसंख्या का गणना होना। ठीक है, यानी जनगणना, सेंसस जो कैलकुलेशन होता है। ठीक है,
लेकिन नियमित जो जनगणना शुरू हुआ वो हुआ आपका 1872 में, नहीं उसके बाद से नहीं हुआ, 1881 से आपका हर 10 साल पे नियमित जनगणना शुरू हुआ, और इसको कराने वाले थे लॉर्ड रिपन साहब। ठीक है, तो याद रखिएगा पहली बार जनगणना शुरू हुआ लॉर्ड मयो के काल में, जबकि नियमित जो जनगणना हुआ, रेगुलर सेंसस की रिकॉर्डिंग होने लगी, वो हुआ 1881 में लॉर्ड रिपन के सेशन के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो निम्नलिखित सागरों में किसमें सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? निम्नलिखित सागरों में किसमें सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? देखिए, सर्वाधिक लवणता मतलब क्या होता है कि आपका हाईएस्ट सैलिनिटी, सैलिनिटी मतलब होता है कि आपका अगर हम 1 किलो लीटर अगर हम पानी ले लें समुद्र में तो उसमें कितने ग्राम सॉल्ट है, कितना ग्राम सॉल्ट डिजोल्व है, तो ये हमको बताता है कि किसमें लवणता ज्यादा है, यानी सैलिनिटी किसमें हाईएस्ट है। कैस्पियन सागर की नहीं है, मृत सागर में सबसे ज्यादा सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। इसमें प्रति अगर हम 100 में ले लें, मतलब 100% में बात करें तो इसमें 33.7% इसमें लवणता पाई जाती है। ठीक है, और ये सोचिए इतना ज्यादा है कि इसमें अगर इंसान जाए तो वो डूबेगा नहीं बल्कि तैरेगा उसमें। ठीक है, क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। मृत सागर है कहाँ? तो मृत सागर है इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर। ये इजराइल जॉर्डन कहाँ है? तो एशिया के पश्चिमी देश में सबसे पश्चिमोत्तर देश है। ठीक है, एकदम। तो ये है इजराइल और जॉर्डन के सीमा पर मृत सागर स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मृत सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? पैंडेमिक, एपिडेमिक, एंडेमिक या आउटब्रेक? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हाल फिलहाल में तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि कोरोना जैसे पैंडेमिक बीमारी में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, हमने कहा कोरोना पैंडेमिक या कोविड पैंडेमिक। पैंडेमिक मतलब वो बीमारियां होती हैं जो आपकी एक क्षेत्र, एक निश्चित क्षेत्र सीमा से फैलते हुए ये पूरे विश्व स्तर पर ये फैल जाती हैं और इसका बहुत ज्यादा हानि होता है, बहुत ज्यादा लॉस ऑफ लाइफ होता है। ठीक है, उनको हम पैंडेमिक बीमारियां कहते हैं। याद रखिएगा, पैंडेमिक वो जैसे कोरोना, ठीक है, जो एक छोटे से क्षेत्र जैसे चाइना के वुहान से फैला कोरोना और वो पूरे दुनिया में अभी फैल रहा है, तो इसको हम पैंडेमिक बोलेंगे। एपिडेमिक क्या होता है? पैंडेमिक मतलब महामारी भी हो जाता है। ठीक है, एपिडेमिक मतलब होता है जानपदिक। जानपदिक मतलब होता है कि बड़ी आबादी वाला क्षेत्र जहां होता है वहां से ये रोग फैलता है और ये जिले टू जिले में फैल जाता है। ठीक है, रोग हो सकता है, कुछ नुकसान हो सकता है जो भरपूर जिले में हो। ठीक है, जैसे इसमें फ्लड आ जाता है, आपका अर्थक्वेक आ जाता है, क्योंकि ये जिले जिले इसमें तबाह होते हैं, तो उसको बोलते हैं एपिडेमिक। एक राज्य तबाह हो सकता है इसमें। ठीक है, तो वो एपिडेमिक के अंदर आ जाता है। एंडेमिक क्या होता है? अब एंडेमिक होता है आपका स्थानिक बोलते हैं इसको। ठीक है, स्थानिक मतलब होता है किसी क्षेत्र में फैल कर ये रह जाता है। ठीक है, एक निश्चित क्षेत्र में फैलता है और इतना ज्यादा फैलता है, फिर उसके बाद ये रिकवर होने लगता है, फिर ये आगे मतलब ये बढ़ता चला जाता है, दूसरे क्षेत्र में फैलेगा, फिर तीसरे क्षेत्र में फैलेगा, फिर बढ़ता चला जाता है, पीछे रिकवर होता जाए, आगे बढ़ता चला जाए, वो होता है एंडेमिक। ठीक है, एंडेमिक ये कभी एंड नहीं होता, ये खत्म नहीं होता। जैसे चिकन पॉक्स हो गया, एक जगह कभी फैलेगा तो एक जगह पूरा फैल जाएगा, फिर दूसरे जगह फैलेगा। ठीक है, आउटब्रेक क्या होता है? ये देखिए, एंडेमिक और आउटब्रेक में अंतर क्या है? आउटब्रेक जो होता है ये प्रकोप होता है, किसी एक स्थानीय छोटे से जगह में अचानक से क्या होते हैं कि किसी बीमारियों का आउटब्रेक बहुत ज्यादा हो जाता है, यानी उसके मामले रिपोर्ट बहुत ज्यादा आने लगते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब नंबर में आने लगते हैं, और ये क्या करते हैं, ये कुछ हफ्तों बाद वहां ठीक हो जाते हैं। ठीक है, ये ज्यादा दूर नहीं फैलते, तो उनको हम कहते हैं आउटब्रेक। हमने कहा कि उतने दूर में प्रकोप था इसका। ठीक है, एक छोटे से एरिया में हमने कहा कि जैसे मान लीजिए एक छोटा सा शहर है कोई भी, तो उतने दूर पे हमने कहा कि उसका प्रकोप था, वो अब खत्म हो गया। एंडेमिक जो होता है ये चलता रहता है, आउटब्रेक बंद हो जाता है, 1-2 हफ्ते बाद खत्म हो जाता है। तो मानवीय रोग जो विश्व के बृहद स्तर में फैलता है उसको हम पैंडेमिक बोलते हैं, जैसे कोविड-19 पैंडेमिक। ठीक है, तो इसका आंसर आपका पैंडेमिक हो जाएगा। चलिए, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? मतलब वाटर बॉर्न डिजीज पूछ रहा है कि जो वाटर के पोल्यूटेड होने के कारण वो फैलता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन क्या क्या है? चेचक है यानी स्मॉल पॉक्स, मलेरिया है, हैजा है दैट इज कॉलरा, टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस। अब इसमें क्या करना है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। चेचक क्या होता है? चेचक वायरस से डिफिशियंसी डिजीज है। स्मॉल पॉक्स आप जानते हो, इसमें क्या होता है, पूरे शरीर में छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं। ठीक है, तो चेचक स्मॉल पॉक्स हो गया, ये जल जनित रोग नहीं है। ठीक है, ये वायरस डिजीज है। मलेरिया क्या है? मलेरिया आपको पता है कि ये प्रोटोजोआ से होता है, और प्रोटोजोआ में प्लाज्मोडियम जो फीमेल एनोफिलीज
मॉस्किटोज होती हैं, यानी फीमेल, याद रखिएगा मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है मलेरिया, ठीक है। मलेरिया में ये हो जाता है, यानी ये क्या हो गया, ये प्रोटोजोआ जन्य डिजीज है। हैजा क्या होता है, कॉलरा, देखिए ये बैक्टीरिया से होता है, ये बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होता है। बैक्टीरिया जो होता है वो होता है विब्रियो कॉलरा, ठीक है, विब्रियो कॉलरा नामक बैक्टीरिया से ये होता है, जन्य होता है। जिसमें हैजा होता क्या है, दस्त होता है, उल्टी होती है, और ये सबसे बड़ी चीज़ होती है, इसमें डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब पानी की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। और इसमें ध्यान भी दीजिएगा कि ये पानी जन्य मतलब जल जनित रोग है भी, ये जल के पोल्यूशन, जो पोल्यूटेड वाटर के हम ड्रिंक करते हैं, सेवन करते हैं, उसके कारण ही हमें हैजा होता है, ठीक है, कॉलरा। तो हमें इसके प्रिकॉशन क्या देने होंगे कि हमें पानी उबाल कर पीना चाहिए इसमें, ठीक है, ध्यान से ग्लूकोज लेते रहना चाहिए, तो कॉलरा ठीक हो जाता है, ठीक है। हैजा बीमारी, टीबी जो है वो ट्यूबरकुलोसिस है, और ये ट्यूबरकुलोसिस आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस यानी बैक्टीरिया से होता है। तो आपका चेचक जो हो गया वो वायरस, मलेरिया जो हो गया आपका प्रोटोजोआ से, हैजा जो हो गया वो कॉलरा, ये भी बैक्टीरिया डिजीज है, और साथ में ट्यूबरकुलोसिस जो है ये भी बैक्टीरिया डिजीज है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका हैजा। आगे की तरफ बढ़ें तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 36, MS PowerPoint 97 का एक्सटेंशन क्या है। देखिए ये क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर बेस्ड, जिसमें पूछ रहा है कि MS PowerPoint 97 या 2000 जो भी हो आपका, उसका एक्सटेंशन क्या है। तो एक्सटेंशन, जब भी कभी आप माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट पे काम करेंगे, कोई फाइल बनाएंगे, तो उसके जब कभी सेव करेंगे तो जो लास्ट में सेव होता है ना, जैसे आपने कुछ भी सेव किया, मान लीजिए एक्सएलएस, कुछ भी जीत मान लीजिए, तो मैं जब सेव करते हैं तो हम जीत.xls आएगा, जीत.ppt आएगा, जीत.html आएगा, या जीत.gif आएगा, ठीक है। तो ये पावर पॉइंट का जो एक्सटेंशन कोड होता है वो होता है आपका ppt या pptx, ठीक है। यानी ये जो ऑप्शन है पीपीटी, ये पावर पॉइंट के एक्सटेंशन कोड होता है। एक्सेल एक्स जो होता है, या XLSX, ठीक है, ये होता है एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कोई भी आप फाइल सेव करते हैं उसके लास्ट में एक्सटेंशन कोड होता है, वो होता है XLSX, ठीक है। HTML आपको पता है, ये वेब पेज डिजाइन करने के लिए, वेब पेज डेवलप करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है HTML का, याद रखिएगा। तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का फुल फॉर्म होता है। GIF जो .gif होता है, ये GIF क्या होता है, ये एनिमेटेड इमेज का एक्सटेंशन होता है, जिसमें आपको मुश्किल से 1 सेकेंड का एनिमेशन के साथ कोई पिक्चर दिखाया जाता है, तो वो होता है GIF, ठीक है। तो यानी MS PowerPoint का जो एक्सटेंशन कोड क्या हो जाएगा, वो होगा .ppt या .pptx, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो दे रहा है, ये भी कंप्यूटर से रिलेटेड है। रीडू ऑप्शन निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। रीडू किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है, चलिए एक एक करके चेक करते हैं। ऑप्शन है आपका Ctrl+V, दैट इज यूज्ड फॉर पेस्ट, ठीक है, याद रखिएगा। Ctrl+P से प्रिंट होता है, जबकि Ctrl+V से पेस्ट होता है, ठीक है। Ctrl+E जो है, ये आपका किसी भी टेक्स्ट अलाइनमेंट को सेंटर, जब हम अलाइन करते हैं किसी भी टेक्स्ट को, हम जब सेंट्रली उसको अलाइन किया जाता है, मतलब बीच बीच लिखना, बीचों बीच, ऐसे किसी भी फॉन्ट को कैसे भी लिखा हो, उसको आप सेलेक्ट करके Ctrl+A सेलेक्ट ऑल, उसके बाद Ctrl+E प्रेस करोगे आप कीबोर्ड पे, तो वो सेंटर से अलाइन हो जाएगा, ठीक है। ये यानी टेक्स्ट अलाइनमेंट कोड हो गया, शॉर्टकट की हो गया। Ctrl+Z जो होता है, ये होता है अंडू के लिए। अंडू के लिए क्या होता है, अब अंडू के होता है क्या है, जैसे आप कोई काम कर रहे हो, आपसे गलती से कुछ एक्स्ट्रा ड्रॉ हो गया या एक्स्ट्रा कुछ लिखा गया, आप फिर से पुराने जगह पे जाना चाहते हो, तो आप Ctrl+Z कर दो, तो आप फिर से वापस एक स्टेप पुराने चले जाते हो, मतलब एक स्टेप आप प्रीवियस में चले जाते हो, वो होता है अंडू। पूछ क्या रहा है, रीडू। रीडू इसका जस्ट अपोजिट होने, यानी आप मान लीजिए फिर से प्रीवियस पेज पे गए, लेकिन आपको लगा कि नहीं यार ठीक तो था, बेहतर तो था, आप फिर वापस जाना चाहते हो, तो आप Ctrl+Y प्रेस करोगे तो आप फिर से वापस चले जाओगे, ठीक है, मतलब एक स्टेप फॉरवर्ड, तो वो हो जाता है आपका Ctrl+Y, यानी रीडू का जो आपका शॉर्टकट की हो जाएगा वो हो जाएगा Ctrl+Y। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। निम्नलिखित में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है। चलिए हमेशा याद रखिएगा कि जब माउंटेन पास जो होता है, जो माउंटेन के बीच में सकरी गली होती है, वो दर्रा कहलाता है, ठीक है, वो दर्रा आपका होता है। तो इसमें सारा दर्रा का नाम दे रखा है, जोजिला दर्रा, सीपकिला दर्रा, नाथुला दर्रा या बनिहाल दर्रा। देखिए हमने दर्रा पे एक स्पेशल वीडियो बना रखा है, आप अगर प्लेलिस्ट में जाके उसको चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा, ट्रिक के साथ है, तो आप याद करने में हेल्प हो जाएगा। और दर्रा बहुत महत्वपूर्ण है, आपके सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जोजिला की बात करें
तो देखिए जोजिला जो दर्रा है ये श्रीनगर से लेह जाने में मदद करता है। आप अगर श्रीनगर में हो और लेह जाना चाहते हो तो ये शॉर्टकट वे हो जाता है। तो जोजिला से आप लेह जाने के लिए श्रीनगर से लेह जाने के लिए आप जोजिला दर्रा का इस्तेमाल करते हो। सीप किला दर्रा कहाँ है? तो सीप किला दर्रा आपका शिमला से तिब्बत को जोड़ता है, ठीक है। मतलब आप अगर शिमला से तिब्बत की यात्रा कर रहे हो तो आप सीप किला से होके गुजरोगे। नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में है। तो नाथुला दर्रा का अगर आप यूज करोगे तो आप सिक्किम से दार्जिलिंग की तरफ बढ़ोगे, ठीक है। दार्जिलिंग माफ करिएगा, सिक्किम के दार्जिलिंग से आप तिब्बत की तरफ बढ़ोगे। ये भी तिब्बत जाने का रास्ता है, सिक्किम से तिब्बत। और सीप किला हो जाता है आपका, सीप किला आपका कहां से हो जाता है? तो आपका क्या मैंने बताया था, तिब्बत जाने के लिए, शिमला से तिब्बत जाने के लिए, सॉरी। आगे की बात करें, बनिहाल दर्रा आपका कहाँ है? जम्मू से श्रीनगर जाने का रास्ता है। याद रखिए ये इंपॉर्टेंट है, काफी बार बनिहाल दर्रा पूछा जाता है क्योंकि जम्मू और श्रीनगर को आपस में जोड़ने का यही एकमात्र साधन है, ठीक है। तो ये बनिहाल दर्रा जम्मू और श्रीनगर को आपस में जोड़ता है। दर्रे की बात है तो एक चीज याद रखिएगा, अभी अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन हुआ था, उसके बाद हिमाचल स्थित रोहतांग दर्रा का नाम चेंज करके अटल बिहारी वाजपेयी दर्रा नाम दिया गया है। रोहतांग दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। दर्रे से स्पेशल ये क्वेश्चन था आपका। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। प्रायद्वीप मतलब पेनिनसुलर रीजन जो है, भारत की निचली छोर जो है, जो पतली होती चली गई है, उसमें कह रहा है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देखिए माउंटेन पीक की बात कर रहा है। माउंटेन पीक और माउंटेन रेंजेस में अंतर होता है। माउंटेन रेंजेस चैन ऑफ माउंटेन होता है, ठीक है। पहाड़ की श्रृंखला जो होती है उसको माउंटेन रेंज कहा जाता है। जबकि ऊंची चोटी पूछ रहा है, ये माउंटेन पीक की बात कर रहा है। उस रेंजेज में जो सबसे ऊंची चोटी होती है माउंटेन की, उसके बारे में बात कर रहा है। तो ये कह रहा है भारतीय प्रायद्वीप में तो वैसे बहुत माउंटेन है, तो उसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एक एक करके देखते हैं। दोदा बेटा है, ये देखिए, ये नीलगिरी पर्वत पर सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी पर्वत कहाँ है? भारतीय प्रायद्वीप की एकदम निचली छोर पे स्थित है। ये पूर्वी तट और पश्चिमी तट को ज्वाइंट करता है। याद रखिएगा, नीलगिरी पर्वत ज्वाइंट सेक्शन माना जाता है आपका पश्चिमी छोर और पूर्व छोर की, पूर्वी वेस्ट जो कोस्ट है उसका, ठीक है। सैडल पीक कहाँ है? सैडल पीक आपका है अंडमान निकोबार में, अंडमान समूह पे सैडल पीक 731 मीटर है, ठीक है। ये वहां की सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर जो है ये सबसे ऊंची चोटी है आपकी हमारे सबसे पुरानी श्रृंखला, यानी हमारी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला की, ठीक है। इसकी हाइट लगभग 1700 मीटर के आसपास है, 1721 या 22 मीटर है गुरु शिखर की। धूपगढ़ जो है ये आपका पड़ता है आपका सतपुरा माउंटेन रेंज, यानी मध्य प्रदेश में सतपुरा माउंटेन रेंज, धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है। सतपुरा माउंटेन रेंज की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। दोदा बेटा सबसे ऊंची चोटी नीलगिरी, और यही आपका भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी आपकी हाइट करीब 2637 मीटर है, 2637 मीटर हाइट है इसकी, दोदा बेटा की। तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछे नीचे की छोर की, तो वो है आपका दोदा बेटा जो नीलगिरी पर्वत पर स्थित है, ठीक है। सैडल पीक अंडमान निकोबार का द्वीप समूह का अंडमान में क्षेत्र में, गुरु शिखर आपका अरावली पर्वत की सबसे ऊंची, और धूपगढ़ सतपुरा की, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोदा बेटा। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है, ठीक है। एक होता है आयातक, एक होता है निर्यातक। जो अपने देश से बाहर भेजे उसको निर्यातक, और जो देश में बाहर से लाए वो आयातक हो गया। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ठीक है। निर्यातक एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आयातक। चलिए तो सब चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश, यानी बाहर कौन बेचता है चाय का, तो वो है चीन आपका, ठीक है। चीन सबसे बड़ा उपभोक्ता है चाय का, और प्लस सबसे बड़ा निर्यातक देश है चाय का, चीन का, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें भारत की, तो देखिए भारत का प्रथम स्थान बहुत सारी चीजों में है, जिसमें भारत का उत्पादन प्रथम, ये अक्सर पूछा जाता है कि भारत प्रथम उत्पादन किस किस चीजों में है। तो याद रखिएगा भारत का प्रथम उत्पादन बहुत सारी चीजों में है, जिसमें आपका केला उत्पादन है। पूछा जाता है कि केले के उत्पादन में सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो हो जाएगा भारत। पटसन उत्पादन है, पटसन उद्योग है, ठीक है। तो पटसन उत्पादन में सबसे बड़ा भारत। आम के उत्पादन में सबसे बड़ा भारत। अगर मिनरल की बात करें तो थोरियम में आपका सबसे बड़ा भारत, ठीक है। थोरियम के भंडार में सबसे बड़ा भारत है।
दुग्ध उत्पादन में भी भारत का अव्वल स्थान यानी प्रथम स्थान है। ठीक है, तो ये हो गया आपका भारत की तरफ से। अब अगर बात करें सऊदी अरब का, तो हाल ही फिलहाल में एक रिपोर्ट के अनुसार आया था कि हथियार के आयात में, मतलब इंपोर्ट ऑफ जो आपका आर्म्स चीजें हैं, एसेलरीज हैं, ठीक है, तो सऊदी अरब जो है हथियार के आयात में प्रथम स्थान है, यानी सबसे ज्यादा आयात हथियारों का कौन करता है, तो वो है सऊदी अरब। याद रखिएगा, हथियारों में दूसरे नंबर पे भारत है। आयातक देश जो अपने यहाँ हथियार मंगाते हैं उसमें दूसरे नंबर पे भी भारत आ गया है। ठीक है, सऊदी अरब पहले नंबर पे। और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कौन करता है, तो वो करता है अमेरिका। यानी हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है, तो अमेरिका, और आयातक देश सऊदी अरब। ठीक है, और ये अमेरिका देता किसको है, तो ये देता है आपका सऊदी अरब को। ठीक है, अमेरिका का जो खपत है वो सबसे ज्यादा सऊदी अरब में जाता है। ठीक, तो हालांकि चाय का जो सबसे बड़ा निर्यातक देश पूछा है तो वो हो जाएगा चीन, और आपका हथियार का अगर पूछे कि हथियार का आयातक सबसे बड़ा, तो सऊदी अरब, और निर्यातक अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं। तो इसमें कह रहा है कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के, पश्चिमी तटीय यानी गुजरात से लेके आपका नीचे कोची तक, पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है। अच्छा, ये पूछ रहा है, यानी गुजरात से लेके आपका पूछ रहा है गोवा तक के क्षेत्र को। ठीक है, तो याद रखिएगा, गुजरात से लेके जो गोवा तक का क्षेत्र है, अगर एक रो आप बना ले, ऐसे लाइन खींच लें मन में, तो आपका गुजरात से गोवा तक को कोंकण क्षेत्र बोला जाता है। गोवा से लेके आपका नीचे तक के क्षेत्र को मालाबार, यानी ये आपका हो गया वेस्ट, यानी पश्चिमी तटीय मैदान की बात कर रहे हैं, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, तो एक कोंकण हो गया, एक नीचे मालाबार हो गया। फिर इसके बाद आप पूर्वी छोड़ पे आ जाओ। ठीक है, पूर्वी मैदान तटीय भाग पे आ जाओ, तो नीचे से शुरू करोगे आप दक्षिण वाला, मतलब तो ये आ जाएगा आपको, इसको कोरोमंडल तट कहा जाता है, किस पूर्वी तटीय मैदान को। भारत का ये जो प्रायद्वीपीय तटीय मैदान है, जो आप गुजरात से ऐसे खींचते हो और पूरा उड़ीसा तक ले जाते हो, तो सबसे पहले कोंकण, फिर नीचे मालाबार, फिर आप पूर्वी क्षेत्र में जब आते हो तो नीचे से कोरोमंडल, और फिर जब ऊपर जाते हो तो नॉर्दर्न सरकार। ठीक है, यानी उत्तरी सरकार। ये है आपका 4 पार्ट में डिवाइड है। फिर उड़ीसा कहा जाता है, उसको उत्कल क्षेत्र भी बोला जाता है। ठीक है, बहुत सारे क्षेत्र हैं इसमें भी आते हैं, कर्नाटिक क्षेत्र भी आते हैं, कर्नाटक के क्षेत्र भी आते हैं, तो बहुत सारे। लेकिन इसमें हालांकि 4 चीज़ है, उस चारों चीज़ को जानिए तो आपका हो जाएगा। गुजरात से जब आप बढ़ेंगे तो गुजरात से लेके गोवा तक के क्षेत्र को कोंकण क्षेत्र। ठीक है, ये कोंकण क्षेत्र, उसके बाद मालाबार क्षेत्र। ठीक है, नीचे तक। फिर पूर्वी तट में आप बढ़ेंगे तो नीचे से हाफ ऊपर तक, यानी आंध्र प्रदेश तक हो जाएगा आपका कोरोमंडल तट, और आंध्र प्रदेश से लेके लगभग उड़ीसा तक का हो जाएगा आपका उत्तरी सरकार या नॉर्दर्न सरकार। तो पूछ रहा है उत्तरी मैदान पश्चिमी तटीय पे, तो ये हो जाएगा आपका कोंकण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, दिवसों में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी मैं जल्दी ही सीरीज लेके आ जाऊंगा ट्रिक के माध्यम से, जो आपको याद कराने में हेल्पफुल होगा कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो ओजोन दिवस देखिए एक एक करके डिस्कस करें तो 21 अप्रैल को तो सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। वैसे 22 अप्रैल को आपका पृथ्वी दिवस है, शायद यहाँ ऑप्शन मिसप्रिंट है, 22 अप्रैल वो पूछना चाह रहा था। फिलहाल 21 अप्रैल को वर्ल्ड सिविल सर्विस डे मनाया जाता है और 22 अप्रैल को आपका पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस का इस बार का थीम क्या है ये भी पूछा जाता है, तो इस बार का थीम है आपका क्लाइमेटिक एक्शन। ठीक है, यानी क्लाइमेट का एक्शन जो है कोविड-19 चल रहा है, इस पे ये इसका थीम रखा गया। 5 जून को आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है आपका टाइम फॉर नेचर। ठीक है, 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। इसका थीम है आपका टाइम फॉर नेचर। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी विश्व जनसंख्या दिवस मनाई जाती है। इसमें इस बार का थीम था आपका महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और अधिकारों की सुरक्षा को लेकर। ठीक है, इस बार का थीम बना था। तो बच गया 16 सितंबर, ये था विश्व ओजोन दिवस। और इस बार जब 16 सितंबर आएगा अभी 10 दिन 15 दिन बाद, तो आप इसको नोट डाउन जरूर करिएगा कि इसका थीम क्या है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है थीम इन 4-5 जो वर्ल्ड एनवायरमेंट से लेके डे होता है। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, पृथ्वी दिवस, ठीक है, फिर वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, इन सबका थीम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिलहाल विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर। आगे की तरफ बढ़े, 43 नंबर। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ और किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देखिए कहाँ है, तो गुजरात
नहीं, कहाँ और किसके लिए? तो गुजरात में शेर के लिए जो प्रसिद्ध है वो है आपका गिर अभ्यारण्य, ठीक है। गिर नेशनल फॉरेस्ट इज फेमस फॉर लॉयन, एशियाटिक लॉयन, एंड इज सिचुएटेड इन गुजरात, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है उत्तराखंड हाथी के लिए। जी हाँ, उत्तराखंड में हाथी के लिए, जो हाथी की संख्या के लिए जो प्रसिद्ध है वो है राष्ट्रीय राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये आपका उत्तराखंड में स्थित है और ये हाथी के लिए प्रसिद्ध है। यही आपका उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में एकमात्र नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क जो लखीमपुर खीरी में है, वो टाइगर रिजर्व के साथ साथ आपका डियर के लिए भी, मोर और के लिए भी जाना जाता है, हालांकि टाइगर के लिए ज्यादा जाना जाता है। उसके बाद असम में एक सींग वाले गैंडे के लिए आपका काजीरंगा फेमस है, ठीक है। काजीरंगा असम में है और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत फेमस है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ और किसके लिए? तो उत्तराखंड में हाथी के लिए फेमस है। आगे की तरफ बढ़े। 44वां प्रश्न कह रहा है भारत में स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? देखिए, पहला राष्ट्रीय उद्यान है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसको आपका 1936 में स्थापित किया गया था एज हेली नेशनल पार्क, यानी उसका पहले नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क था। इसी नाम से स्थापित किया गया था उत्तराखंड में, ठीक है। बाद में इसका नाम कन्वर्ट होकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पड़ा। ये उत्तराखंड में और ये भी टाइगर रिजर्व है, ठीक है, यानी टाइगर के लिए फेमस है। आगे की बात करें ऑप्शन के, तो नामदफा नेशनल पार्क, ये देखिए नामदफा नेशनल पार्क आपका अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश। सिमलीपाल ये आपका उड़ीसा के लिए, उड़ीसा में फेमस है, ये भी टाइगर रिजर्व है, ठीक है। गोइंडी नेशनल पार्क पिछले बार के एग्जाम में पूछ चुका है आपके, ठीक है, यूपी SSC के एग्जाम में गोइंडी नेशनल पार्क पूछा है। तो गोइंडी नेशनल पार्क है आपका चेन्नई में, ठीक है, ये तमिलनाडु सेक्शन में वहां मौजूद है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यही आपका हो जाएगा भारत में स्थापित होना सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान। किस नाम से? तो हेली नेशनल पार्क के नाम से, ठीक है। चलिए, इसका ऑप्शन हो गया डी। आज का लास्ट क्वेश्चन कि ग्रीन मफलर संबंधित है। देखिए, ग्रीन मफलर नाम से तो लग रहा है कि कुछ कृषि वृषि से संबंधित होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ना ही वायु से संबंधित है, ना ही कृषि से संबंधित है। ये संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से, ठीक है। ग्रीन मफलर एक ऐसी तकनीक सरकार ने बनाई जो घनी आबादी या जो जहां ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है उस रोड के किनारे क्या किया जाएगा, 2, 3 या 4 लेयर का वृक्षों का रोपण किया जाएगा, या जो आपका पौधों का रोपण किया जाएगा। उससे क्या होगा कि आपके जो ट्रैफिकिंग से बहुत ज़्यादा नॉइज पोल्यूशन होता है, बहुत ज़्यादा नॉइज क्रिएट होता है, जो नगर में घुसता है और नगर वासियों को दिक्कत करता है, उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। क्योंकि आपको पता है कि पेड़ क्या होता है? पेड़ होता है जो ध्वनि को फिल्टर करता है, ठीक है, यानी रोकता है। तो इसलिए ग्रीन मफलर जो संबंधित है वो है ध्वनि प्रदूषण से, ठीक है, याद रखिएगा, ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से। चलिए, तो आज का सेक्शन यहीं पे खत्म होता है, फिर हम कल नए सेक्शन के साथ मिलेंगे, ठीक है। तो आप लाइक करिए, जीत क्लासेस विद सुजीत सिंह यूट्यूब पे सर्च करिए, आप प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और लाइक पा सकें। और आपकी एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हम मोटिवेट होके और ज्यादा मेहनत करके आपके लिए अच्छे से अच्छा क्वेश्चन लाए, ताकि एग्जाम में फंसे और आप अच्छे से प्रिपेयर कर सको। होप एंजॉयड, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज जीत क्लासेस विद जीत सिंह। थैंक यू सो मच।